असद करल साहब, पहले तो इस सेनेट इलेक्शन के हवाले से बात हो जाए कि अब शेड्यूल का ऐलान हो गया है और पोलिंग अब होगी। आपको क्या नजर आ रहा है? एक तरफ पीडीएम है, वो दावे कर रही है कि जनाब ये ओपन पोलिंग इसलिए करवाना चाह रहे हैं कि इनकी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है, इनके लोग इनको छोड़कर जाएंगे, इनके खिलाफ वोट डालेंगे, इसीलिए इनको ये मसला दरपेश है। इमरान खान साहब कह चुके हैं कि अगर सीक्रेट बैलेटिंग हुई भी तो रोएगी पीडीएम ही। आपको क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है अब तक? देखिए, जो इमरान खान साहब ने उसामा साहब कहा है ना, ये पीडीएम रोएगी और यकीनन ये रोएगी अगर ये सीक्रेट बैलेट का ही रहा और ओपन शो ऑफ हैंड का जो मामला ना हुआ, अगर किसी तरफ ये ऊँट किसी करवट ना बैठा और जिस तरीके से जो उजलत के अंदर हुकूमत अगर ये फैसले कर रही थी, तो वो भी आपके सामने चीज़ आ गई कि अब 12 फरवरी से 3 मार्च तक सारा ये प्रोसेस है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल ऐलान उसका कर दिया है कि 12 फरवरी जो है और 13 फरवरी को रिटर्निंग ऑफिसर के जो दफातर हैं वहाँ पे जो कैंडिडेट हैं वो कागजात जमा करवा सकते हैं। 14 फरवरी को एक जगह पर हुकूमत मुश्किल नहीं है, वो तो चाहती थी मार्च से पहले हो जाए। अच्छा, तो मार्च से पहले हो रहा है 3 मार्च को, तो मार्च से पहले और आखिर में 3 मगर हुकूमत एक 11-12 मार्च तक तो बात चली थी। हुकूमत ने फरवरी का कहा था, ख्वाहिश का वज़ीर आज़म साहब ने इजहार किया था। तो बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि 11 मार्च यानी 12 मार्च से पहले हर सूरत उसने इलेक्शन का इनेकाद करना है। अब वो फरवरी के अंदर शेड्यूल उसके अनाउंस किया और वो मार्च के 11 तक ले जाता, 10 तक ले जाता, तो अभी 3 मार्च 8-7 दिन का फर्क पड़ा है। अपोजिशन फरवरी में वो ये कह रही थी कि फरवरी के मिड में या फरवरी के दूसरे 20-22 फरवरी को वो ये सोच रहे थे कि लॉन्ग मार्च करेंगे और इस्तीफे देंगे। तो हुकूमत ने एक चाल ये चली कि ये बजाय इसके कि ये जब फरवरी में लॉन्ग मार्च करें या इस्तीफ़ों का सोचें, तो हम 11 फरवरी को इलेक्शन ही करवा देते हैं ताकि ये चीज़ ही ख़त्म हो जाए। बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो लॉन्ग मार्च और इस्तीफे ये जब आगे चले गए हैं तो अब वो चीज़ इररेलेवेंट हो गई, वो थ्रेट हो गया, खत्म। अब आगे आ गया उसामा साहब मसला कि जो आपने कहा कि पीडीएम का क्या बनेगा। सर पीडीएम पर आते हैं, लॉन्ग मार्च पर आते हैं, पहले मुझे हुकूमत का तो बता दें। हुकूमत की अपनी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है। आप देखिए सेनेट की नशिस्तों के लिए अब मसला यह है किसको उन्होंने वोट देना है। हफीज शेख साहब का नाम भी आ रहा है, दीगर लोगों के नाम भी आ रहे हैं। पार्टी लॉयलिस्ट का क्या होगा? मैं आपको बताता हूं, 104 है सेनेट के अरकान जो है, 52 अरकान जो अपनी 6 साल मुद्दत पूरी कर रहे हैं, खत्म होने के बाद 11 मार्च को वो हो जाएंगे रिटायर्ड। कबायली इलाकों के जिला के 8 में से 4 सेंटर भी शामिल है, जिन वो जो रिटायर हो रहे हैं, जो 104 में से 52 और जो 6 साल 2 दफ़ा ये टर्न अपनी पूरी करके 8 में से 4 हो गए सेंटर कबायली। अब कबायली जिला के खैबर पख्तूनख्वा में आपको पता है जिम हो चुका और नया उसका स्टेटस जो तब्दील हो चुका है, जो वो सारा अमलदारी वहाँ पर आ चुकी कानून की। 4 नशिस्तें पूर्ण नहीं की जा सकेंगी, इसलिए आप 100 जो नशिस्तें हैं वो रह जाएंगी सेनेट के कामों का। 3 मार्च को जिस तरह उन्होंने बताया 48 अरकान सेनेट जो है उनको मुंतखब करने के लिए पोलिंग होगी, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान से 12-12 सेनेटर, पंजाब और सिंध से 11-11, जबकि इस्लामाबाद से 2 सेनेटर्स को मुंतखब किया जाएगा। अब पोलिंग में जो 4 सूबों से आम नशिस्तों पर, ये नाजरीन के लिए ताकि थोड़ा सा ब्रेकअप फिर उस पर तजिया भी कर लेंगे। आम नशिस्तों पर 7 अरकान, 2 नशिस्तों पर खवातीन, 2 नशिस्तों पर टेक्नोक्रेट्स, अब क्योंकि जो आपने हफीज शेख की बात की चुना जाएगा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से अकलीती नशिस्त पर एक रुकन मुंतखब होगा। अब 11 मार्च को ये बात है कि अपनी 6 साल मुद्दत जो खत्म होने पर रिटायर्ड होने वाले सेंटर्स की ये बड़ी अहम बात है। जो तादाद है 65% तादाद जो है वो अपोजिशन जमातों से तल्लक रखती है, यानी ज़्यादातर जो लोग रिटायर हो रहे हैं वो अपोजिशन से होंगे। और जो ज़्यादा आपको पता तादाद अगर उसके बरक्स कहा जाएगा तो इंक्रीज़ जो होगी उधर से डिक्रीज़ हो गई, वो होगी पीटीआई की। अब वोट बेचने का जो मामला है उस हवाले से भी वज़ीर आज़म ने बाकायदा कमेटी बना दी है और वज़ीर आज़म ने इरकान असम्बली के पैसे लेने से मुतल्लिक वीडियो स्कैंडल पर पार्टी सतह पर तहकीकात के लिए कमेटी बना दी है। वज़ीर आज़म की जानिब से तश्कील दी गई कमेटी में वफाकी वज़रा जो हैं फवाद चौधरी हैं, शीरी मज़ारी साहिबा हैं और मशीर बरायत साहब शहजाद अकबर हैं। और 3 रुकनी कमेटी वीडियो स्कैंडल से मुतल्लिक अमूर की तहकीकात करेगी और अपनी सिफारिशात भी वज़ीर आज़म को पेश करेगी जब कमेटी वीडियो स्कैंडल में आइंदा के लाएमल के लिए तजावीज़ देगी। अब उसामा साहब एक ही सबसे बड़ा जो है मामला है वो है कि इतना बड़ा एक नेशनल जो चैनल्स के ऊपर हमने भी दिखाया, लोग मान रहे हैं, लेने वाले भी मान रहे हैं, पैसों की तकसीम की बात भी हो रही है। उस वक़्त भी इमरान खान साहब ने एक्शन लिया 20 लोगों के खिलाफ, एक वज़ीर जो है उसको भी घर भेजा गया, वो भी शामिल था। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने तो अपने तय काम कर दिया,
तो इस पे हर बंदा जो है, मेरा भी ये मुतालबा है, आपकी इजाजत से मैं दोबारा आता हूं आपके पास। पाकिस्तान को मुझे बताएं, हर दफा इमरान खान साहब अपना काम कर समात है, उसामा साहब कमेटियां वो बना चुके के ऊपर कॉग्निजेंस लेना चाहिए। कमेटी बनाई, उसके बाद क्या हुआ? बाबर डोगर साहब इतना शर्मिंदा होता है इंसान, यकीन करे पूरी दुनिया में दिखाया गया है कि पाकिस्तान में अखलाकियात इतनी गिर गई है कि पता नहीं इससे आगे क्या होगा, कि आप यहां पर नोट दिखा दें किसी को, उससे जो मर्जी करवा लें। यानी मुकद्दस ऐवान आप कहते हैं कि जनाब लोगों के वोट लेकर उनकी अमानत को, ऐसे लोग उसामा साहब वो जो जाते हैं जिन ईवानों में, उन ईवानों को मुकद्दस कहना है, उस मुकद्दस लफ्ज की तौज़ीक है, तौहीन है। ठीक है, ऐसे लोग जो पैसे लेके, बाबर साहब कुरान मजीद पर हाथ रखकर हलफ दे रहे हैं कि जी हमने कभी पैसे नहीं लिए, और वहां पर पैसे ले रहे हैं। क्या हम बेहिस हो गए? हमें पता है, आपको, मुझे, खरल साहब को, सबको पता है कि जनाब पैसे चलते हैं। पूरी कौम की नजरें आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये क्या हो गया? क्या वो आइन से ऊपर चले जाएंगे? नहीं डॉक्टर साहब, आइन के अंदर ये चीजें वहां पे मैटर ऑलरेडी सब जुडिशियल इशू ये है। मेरा गिला गवर्नमेंट से ये है, मेरा गिला इमरान खान से ये है कि अगर वो सिंसेरिटी के साथ ये चाह रहे थे तो इनको अपोजिशन को इत्मीनान में लेना चाहिए था, उनके साथ बैठ के इस पे बात करनी चाहिए थी। ये बिल बड़े आराम से असेंबली में आ सकता था अगर अपोजिशन को इत्मीनान में ले लिया जाता। मसला ये है कि आपने पहले दिन से आप सोलो फ्लाइट कर रहे हैं। जब आप सोलो फ्लाइट करेंगे तो अपोजिशन आपके साथ क्यों कोऑपरेट करेगी? किस वजह से? उनके भी सवाल आते हैं कि जब सेनेट के अंदर खरीदो फरोख्त हो रही थी, इमरान खान साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, आप सोए हुए थे, आपको नजर नहीं आ रहा था कि चेयरमैन सेनेट जो उसके खिलाफ अदम इत्मीनान किस डॉक्टर साहब अपनी उसमें गवर्नमेंट बराबर की जो लोग आपने जमीन फरोख्त किया, आपने एक्शन लिया, मीठा कड़वा तू जब अपनी बारी आई पार्टी के अंदर फूट हो रही है, आप देखिए 20 बंदों को फारिग किया, अपोजिशन के बंदों ने अगर जमीन फरोख्त की सेनेट के अंदर, उन्होंने एक्शन लिया? कोई ड्रामे किया इन्होंने? आपने एक बंदे को लॉ मिनिस्टर भी बनाया, आप आगे फारिग किया, 1 साल पहले फारिग कर देते। लॉ मिनिस्टर भी इन्होंने बनाया। 20 बंदे फारिग हुए थे, तो लॉ मिनिस्टर वीडियो अगर आई होती तो उसको ना बनाते। 19 बंदों को जब फारिग कर रहे हैं तो अगर आपने ये एम्बैरेसमेंट हुकूमत क्यों क्रिएट करती है? बाबर साहब बात पूरी कर ले। सर इशू ये है कि इस टाइम सबसे ज़्यादा, देखिए हर पार्टी में तोड़फोड़ है, लेकिन सबसे ज़्यादा तोड़फोड़ जो है वो पीटीआई में है, ख़ास तौर पर पंजाब में है। मैंने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। उसामा साहब उस्मान बुज़दार की क़यादत से कोई खुश नहीं है। ठीक है, पार्टी के ऊपर से पैराट्रूपर्स आ रहे हैं, लोग उससे खुश नहीं हैं। ठीक है, उस्मान बुज़दार जो है ज़्यादातर एमपी से डिस्कनेक्ट हैं। पार्टी के नजरियाती बंदा ये समझ रहा है कि जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे। जो बंदे कैबिनेट के अंदर हैं वो लोग जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियां दी हैं। इस वजह से उस्मान बुज़दार के खिलाफ एक ये जो अदम इत्मीनान होगा अगर पंजाब में पीटीआई का वोट टूटा तो वो असल में उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम इत्मीनान होगा। नजरियाती इख्तिलाफ है पीटीआई के अंदर। अगर इस्लामाबाद में, फिर आपको दूसरी बात सुन लें, अभी ये जो खुर्रम लगारी साहब हैं ये किसके बंदे हैं? इनको कौन तोड़ के लेके आया था? कौन सा बंदा था जो अपनी हवाई जहाज में बिठाकर इसको बनी गाना में लेके गया था? जहांगीर तरीन। आपने जो कमेटी बनाई है पंजाब में सेनेटर्स के लिए वो शाह महमूद कुरैशी चौधरी सरवर है, जहांगीर तरीन उसमें नहीं है। तो जहांगीर तरीन साहब जिनको आप एटीएम कहा करते थे, जिनके जहाज भर भर के एमपीएस एमएनएस की जो थे इस्लामाबाद जा रहे थे, वो बंदे क्यों वोट डालेंगे उस इमरान खान के कैंडिडेट? यही तो मसला है। अब इमरान खान ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर वो अपने घर की सफाई करता है, अगर वो ये जो बात करें नजरियाती बात नहीं है कि हाथ ऊपर खड़े कर दें। इमरान खान साहब को भी बड़ी चीजें सामने नजर आ रही हैं। लेकिन एक बात सुने उसामा साहब, 1 मिनट ठहर दें। जी 77 अरब रुपए के डेवलपमेंट फंड्स लगे हैं डीजी खान में। बिल्कुल ठीक। बाकी तमाम और उसके बाद 50 अरब रुपए के डेवलपमेंट फंड्स हुए हैं मियां वाली में। बाकी सारे एमपीएस को ठेंगा मिला कि ना पैसे नहीं है, वो अपने हलकों में रो रहे हैं। 50 करोड़ तो हर एक को दे रहे थे, वो तो मामले वो तो कहानी है। वो दिया क्या? लोग सवाल कर रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब अगर आपके हल्के में 77 अरब रुपया लग सकता है तो हमारे हलकों में वो क्या हम यतीम है?
अच्छा, हमारे हल्कों में जब उनके हल्कों की बारी आती है तो कहा जाता है जी पीटीआई की ये पॉलिसी नहीं है। पीटीआई इसीलिए तो बनी थी कि हमने डेवलपमेंट फंड एमपीएस एमएनएस को नहीं देने, तो फिर 70 अरब रुपये उस्मान बुज़दार साहब ये बात जब करता है ना कि 70 अरब आपके अपने हल्के में आपने फंड जो अनाउंसमेंट किया मुख्तलिफ मनसूबों की, जब वज़ीर आज़म साहब वहाँ पे गए थे मियाँ वाले में, तो वो आहिस्ता से कह रहे थे कि 90 अरब मियाँ वाले में भी है। सही 90 अरब मियाँ वाले लगे ना बाकी एमपीएस को क्या मिला? इशारा होता है कि वज़ीर आज़म साहब के जिले में अगर 90 अरब लग सकते हैं, वज़ीर आज़म के साहब के जहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी है उस जिला में, तो मेरे जिले में अगर 70 अरब के मैंने मनसूबे ले आऊं तो ये साई वज़ीर आज़म की तो इस्लामाबाद में भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लाहौर में भी है, कराची से मामला ये है कि मियाँ वाले में 90 अरब का और ये सारा मिला के तो ये पूरा आधा बजट तो 200 अरब का, 50% तो 2 अजला के अंदर लग गया। जो इमरान खान साहब ये कहते थे प्राइम मिनिस्टर साहब, लगे हमें कोई इतराज नहीं है, वो एहसास महरूमी का शिकार भी हैं। वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब 10 साल के दौरे हुकूमत में लाहौर और सेंट्रल पंजाब पे फोकस किया गया, ये बात भी ठीक है। साउथ पंजाब को इग्नोर किया, ये भी बात ठीक है। लेकिन साउथ पंजाब में क्या सिर्फ 2 ज़िले हैं, एक डीजी खान जिसकी तहसील तौसा है और एक मियाँ वाली जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ज़िला है। क्या साउथ पंजाब में और कोई ज़िला बस्ता नहीं है और कोई तहसील नहीं है? ये डिस्क्रिमिनेशन जब आप रियासत मदीना की बात करेंगे तो लोग सवाल उठाते हैं। अब बात कर रहे हैं बुज़दार साहब के तो घर अपनी बिजली नहीं थी। अच्छा, वो पहाड़ों के ऊपर जो घर है उसमें बिजली नहीं है। अगर आप ही वहाँ पे घर बना लेंगे वहाँ पे भी बिजली नहीं होगी। अच्छा, अगर आपके लाहौर के घर में बिजली है इसका मतलब ये नहीं है कि पहाड़ के घर पे भी बिजली है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।